बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के सिलसिले में 12 अहम पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 35 जारी किया है, जिसमें उन्होंने 12 पॉइंट हाजियों को समझाने की कोशिश की है। तो ये 12 पॉइंट बहुत अहम होने वाले हैं। आप ज़रूर इनको समझें और इसके मुताबिक अमल करें ताकि आपका हज का मुबारक सफ़र आसानी के साथ मुकम्मल हो सके। और आपसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक पहुँचाएँ। आपके रिश्तेदारों में, जान पहचान में, गली महल्ले में जो भी हज के सफ़र पर जा रहे हैं 2026 में, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उनका सफ़र आसान हो सके और उसका सवाब आपको भी मिल सके। तो चलिए हम उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो सर्कुलर नंबर 35 में बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि जो भी हाजी 2026 में हज को जा रहे हैं उनका 3rd इंस्टॉलमेंट भरना ज़रूरी है 31/3/2026 से पहले। यानी 31/3/2026 से पहले या 31/3/2026 तक वो अपना 3rd इंस्टॉलमेंट भर ले। अच्छा, ये 3rd इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? क्या सारे हाजियों को सेम आ रहा है क्या? तो उसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर शहर वालों के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट आ रहा है। ये फ़र्क क्यों आ रहा है 3rd इंस्टॉलमेंट में? इस वजह से आ रहा है कि आपका एम्बारेकेशन पॉइंट जो है वो अलग अलग है। कोई अहमदाबाद से हज के लिए जा रहे हैं, तो कोई बेंगलुरु से जा रहे हैं, कोई मुंबई से जा रहे हैं, कोई कलकत्ता से जा रहे हैं। तो आपका एयरपोर्ट अलग अलग है, तो एयरपोर्ट के हिसाब से फ़्लाइट की जो टिकट्स होते हैं वो अलग अलग हैं। यानी किसी एयरपोर्ट में फ़्लाइट की टिकट सस्ती है तो किसी एयरपोर्ट में फ़्लाइट की टिकट महंगी है। तो जहाँ फ़्लाइट की टिकट सस्ती है तो उनका जो 3rd इंस्टॉलमेंट बैठेगा वो सस्ता बैठेगा। जिस एयरपोर्ट में फ़्लाइट की टिकट महंगी है उनका जो 3rd इंस्टॉलमेंट बैठेगा वो थोड़ा महंगा बैठेगा। तो फ़्लाइट की टिकट्स के हिसाब से आपका इंस्टॉलमेंट फ़र्क आ सकता है। आप स्क्रीन पर देख लें, जैसा कि बेंगलुरु वालों के लिए 3rd इंस्टॉलमेंट बताया गया है 70,350। वही मुंबई वालों के लिए देखें कितना बताया गया है 62,950। मुंबई वालों के लिए 62,950 बताया गया, बेंगलुरु वालों के लिए 70,350। ये मैंने 2 मिसालें दी, वैसा पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोचिन, दिल्ली, हैदराबाद, यानी कि पूरा डिटेल आपके सामने मौजूद है। आप इसको देख लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस एयरपोर्ट से हज के लिए निकल रहे हैं। बेंगलुरु से निकल रहे हैं, मुंबई से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, किस एयरपोर्ट से आपका हज का सफ़र शुरू होने वाला है वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। पॉइंट नंबर 2 है, हज कमेटी आपको ये बता रही है कि आपको जो है ना इंश्योरेंस दिया जाएगा। हज का जो पैकेज है इस पैकेज में इंश्योरेंस इंक्लूड है, लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड है, इसी तरीके से एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी इंक्लूड है। यानी आपके पैकेज में इंश्योरेंस शामिल है। इंश्योरेंस के आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में हज कमेटी आपको ये बता रही है कि आपको एक स्मार्ट वॉच दी जा रही है, एक सिम भी आपको दिया जाएगा, उस सिम में डाटा भी होगा। ठीक है, तो वो स्मार्ट वॉच, वो सिम, वो डाटा आपको है ना एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए दिया जा रहा है। इसके आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वॉच हो, सिम हो या सिम के अंदर का बैलेंस हो, वो सब का सब आपको हज पैकेज में ही मिलने वाला है। इसके फ़ायदे क्या हैं स्मार्ट वॉच के? कि एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं और आप तक कोई मैसेज इमरजेंसी पहुंचाना हो तो पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा कई सारे आपको फ़ायदे स्मार्ट वॉच के होने वाले हैं जो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में हज कमेटी आपको ये बता रही है कि आपका जो 3rd इंस्टॉलमेंट और या हज पैकेज जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि अब उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हज कमेटी आपको ये बता रही है कि देखो डॉलर का जो रेट उन्होंने पकड़ा है 94.5 रुपये पकड़ा है, और इसी तरीके से रियाल का जो रेट उन्होंने पकड़ा है 24 रुपये पकड़ा है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो हज कमेटी ये कह रही है कि अगर डॉलर का रेट या रियाल का रेट बढ़ता है या घटता है तो उसके हिसाब से जो पैकेज है हज का उसमें ऊपर नीचे पैकेज हो सकता है। यानी कीमत थोड़ी बढ़ भी सकती है अगर रियाल और डॉलर का रेट बढ़े, कीमत घट भी सकती है अगर रियाल और डॉलर का रेट घटे। तो होगा क्या, अगर बढ़ेगा तो फिर आपको जो है ना कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है, और अगर घटेगा पैकेज तो उस वक्त में जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। यानी पॉइंट नंबर 4 में ये बता रहे हैं कि जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, उसमें अभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 में हज कमेटी आपको ये बता रही है कि आपने हज का जो पैकेज लिया और 3rd इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको जो बताया जा रहा है
इसमें कुर्बानी शामिल नहीं है। जो भी हाजी कुर्बानी करने वाले हैं उनको कुर्बानी के पैसे एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कितने पैसे पे करने होंगे तो उसके बारे में बताया गया है कि 17,280 रुपये, 17,280 रुपये कुर्बानी के उन्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। पॉइंट नंबर 6 में हज कमेटी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी शिया हजरात हैं जो जुहफा मीक़ात से अपना इहराम बांधते हैं तो फिर उनको जो है ना एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट पे करनी होगी। वो कितनी अमाउंट है यहाँ पर बताया गया है 5,520 रुपये, क्योंकि वो जो है ना जिद्दा से जुहफा जाते हैं, वहाँ पर इहराम बांधते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग का जो ख़र्च है 5,520 रुपये उनको एक्स्ट्रा पे करना होगा। पॉइंट नंबर 7 में हज कमेटी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी हाजी को रुबात अकोमोडेशन मिल जाए। रुबात अकोमोडेशन क्या होता है कि मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ बिल्डिंग्स वक्फ की हैं, हाजियों के लिए वक्फ की हुई कुछ बिल्डिंग्स हैं। अगर उसमें किसी हाजी को रहने का मौका मिला तो फिर उसके होटल का जो खर्चा है ना वो माफ़ होता है, क्योंकि वो वक्फ की हैं, वहाँ पर कुछ खर्चा नहीं होता, या माफ़ नहीं तो बहुत कम खर्चा होता है। ठीक है, तो अगर किसी हाजी को, सब हाजियों को मिलता नहीं उन बिल्डिंगों में, वक्फ की जो बिल्डिंगें हैं अलॉटमेंट होता है, उसमें किसी किसी को मिल जाता है। अगर किसी हाजी को उस वक्फ की बिल्डिंगों में जगह मिल गई तो फिर उसके रहने का यानी कि होटल का जो खर्चा होगा उन हाजियों को रिफंड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में हज कमेटी ये समझा रही है कि आप पेमेंट करने से पहले, आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि बेंगलुरु वालों के लिए इतना इंस्टॉलमेंट है, 3rd इंस्टॉलमेंट, मुंबई वालों के लिए इतना है, वो जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं करना है, बल्कि हज कमेटी ये कहती है कि आप जो है हज सुविधा ऐप में जाएं या फिर हज कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर चेक करें कि आपका एग्जिट अमाउंट कितना बैलेंस है, उतना आपको पे करना है। आपको जो लिस्ट दी गई है उस हिसाब से पे करना नहीं है, पहले आप वेरीफाई करो कि आपका बैलेंस अमाउंट कितना है, उतना ही आपको पे करना है। ठीक है, वो आपको समझाया गया है पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 9 में आपको ये समझाया गया है कि आप जो 3rd इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप SBI बैंक जाओ, यूनियन बैंक जाओ, वहां पर आप चालान भर करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में यह समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी जो डिपॉजिट रिसिप्ट है उसमें जो है बिल्कुल क्लियरली जो है रेफरेंस नंबर मेंशन होना चाहिए। बात का आप जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 11 में यह समझाने की कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द अपनी फ्लाइट जो है कंफर्म कर लें, और आप फ्लाइट उस वक्त तक कंफर्म नहीं कर सकते जब तक आप अपना बैलेंस पे नहीं करते। बैलेंस पे किए बगैर, इसलिए आपको जो डेट दी गई है 31 मार्च 2026 तक जो है अपना बैलेंस जल्द से जल्द पे करें और पे करके अपना फ्लाइट जो है कंफर्म कर लें। पॉइंट नंबर 12 में एक तरह की वार्निंग दी गई है कि अगर आप वक्त पर पेमेंट नहीं करते तो आप जो है फ्लाइट भी कंफर्म नहीं कर सकते, और अगर आप फ्लाइट कंफर्म नहीं किए तो समझ लो कि आपका हज का सफर क्या है, कैंसिल हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे ऐसा ना हो, अल्लाह तमाम हाजियों को अपने दर पर बुलाए, अपने घर पर बुलाए। लेकिन पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने जो है एक क्लियरली एक वार्निंग की तरह उन्होंने बताया है कि अगर आप वक्त पर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फ्लाइट भी कंफर्म नहीं होगी, और आपकी फ्लाइट कंफर्म नहीं होने का मतलब यह है कि आप हज का सफर भी नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर इन पॉइंट्स में से आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक पहुंचाने की फिक्र करें। अल्लाह हम सब को हज की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।